असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हादी का हाथ हवा में ही मोहलिक रह गया था। करीम साहब के आने की उम्मीद अगर एनी को नहीं थी तो उम्मीद हादी को भी नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी को हाथ लगाने की, जिसको कभी हमने फुल्लू से भी नहीं मारा? तुमने उस पर हाथ उठाया भी कैसे? करीम साहब ने एनी को बाजू के हल्के में लेते हुए डांटते हुए कहा, दादा जान, बात वो नहीं है जो आप समझ रही हैं। आपको कुछ नहीं पता, हादी ने चिढ़ते हुए कहा। बात जो है वो मैंने सुन ली है और देख भी ली। क्या कहा था तुमने कि वो तुम्हारे टुकड़ों पर पलती है? क्या कभी मैंने ऐसे कहा कि तुम हमारे टुकड़ों पर पलते हो? तुमने उसकी तरबियत को निशाना बनाया। बरहुदार, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी भी तरबियत हमने ही की है। तो मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी तरबियत में कहीं कमी रह गई थी। हादी उनकी बात पर तड़प कर रह गया। यानी उनकी बातों पर और जोरों शोर से रोने लगी। ये एहसास शर्मिंदगी का बायसा कि करीम साहब को उसकी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ रही थी। करीम साहब एनी को लेते हुए उसके कमरे की तरफ चल दिए। एनी को बेड पर बिठाकर करीम साहब ने एनी के सर पर शफकत से हाथ फेरा और चले गए। तन्हाई मिलते ही एनी फुर फुर कर रो दी। अभी तो उसे अपने आप को यकीन दिलाने में बहुत वक्त लगा कि जिसको शुरू से दिल के तहत पर बिठाया था वो तो उसका था ही नहीं। हादी की बेवफाई, अपनी जिल्लत, बाजान करीम साहब की शर्मिंदगी, हर किस किस को रोती वो। करीम साहब के जाने के बाद वो रोती रही। होश तो तब आया जब फजर की अजान उसके कान में पड़ी। हाँ, एक अल्लाह ही तो था जो उसकी हर दुआ सुन लेता था, जिसके सामने वो अपना दिल खोल कर रख देती थी। एनी फौरन वुजू करने बड़ी। वुजू करने के बाद पानी के छींटे मुंह पर डालते वक्त उसकी जलती हुई आंखों को ठंडक पहुंची। जाए नमाज पर खड़े सवेट बटे के हाल में उसका चांदी जैसा चेहरा चमक रहा था। हर काम नहायत फुर्त से करने वाली एनी रब के हजूर नहायत आज से झुकी हुई थी। बहुत आराम से इबादत कर रही थी। उसके हर अमल में ठहराव था, जैसे उससे बढ़कर और कोई काम ना हो। नमाज पढ़कर जब उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो अपने हाली हाथों को देखकर उसे रोना आ गया। क्या मांगती वो अपने रब से? हादी तो अब उसका था ही नहीं। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। या अल्लाह, हादी की मोहब्बत मेरे दिल से निकाल दे। मुझे मांगना नहीं आता, बिन मांगी मुरादे अता फरमा। या अल्लाह, अगर मैंने किसी के दिल आजारी की हो तो मुझे माफ फरमा। तू अजीम है, तू दो जहानों का बादशाह है। तू तो सब जानता है ना। मेरे हक में जो बेहतर है मुझे वो देना। मेरे इस अमल से मेरे बाबा जान को बहुत तकलीफ पहुंची है। प्लीज या अल्लाह, मुझे माफ फरमाना। मुझे हिम्मत देना कि मैं उनका सामना कर सकूं। बेशक या अल्लाह, मेरे दुनिया वालों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मेरे वालिद ने मेरे से कतई ताल्लुक रखा, फिर भी मैं उनकी लंबी उम्र और सेहत के लिए दुआ मांगती हूँ। मुझे हिम्मत देना कि मैं अपनी माँ को इंसाफ दिला सकूं। नमाज पढ़ने के बाद एनी अपनी बालकनी में जाकर खड़ी हो गई और नीचे लान में नजर डाली, जहाँ करीब साहब अपनी नमाज के बाद चहलकदमी करते थे। मगर आज लान हाली था। यह देखकर एनी के दिल में शिद्दत से तकलीफ हुई। उसने ऐसा कब चाहा था कि उसके किसी भी अमल से करीम साहब को तकलीफ हो। तकलीफ की शिद्दत से उसकी आंखें आंसू से बढ़ गई। उसने अपने रब से सब्र मांगा था और अब हर काम उसे सब्र से ही करना था। नए सूरज के तलु होने के बाद उसने अपनी नई जिंदगी के आगाज का आहद बांधा और अपनी वजह से अपने घर वालों की आंख में एक आंसू भी न आने का अहद बांधा। यही तो थी वो जो अपने राजो न्याज रब से करती और नए दिन के साथ नए नए अहद बांधती, क्योंकि वो रब की लाडली थी। ऑफिस में इस वक्त पिन ड्रॉप सा साइलेंस था। लाइट्स ऑफ होने और शीशों पर फोल्डर होने की वजह से इस वक्त नींद अंधेरा था। जब नाकिंग करके बख्श अंदर दाखिल हुआ। कहो बख्श, क्या खबरें हैं मैडम की? अरमान ने रिवॉल्विंग चेयर पर जुड़ते हुए कहा। सर, इतलात के मुताबिक मैम का आज यूनिवर्सिटी में पहला दिन है। वेल डन बख्श, इंतजाम की तैयारी पूरी है? जी सर, बख्श ने मुस्तहदी से कहा। तुम्हारी मैडम से दूर रहना नागुज़ेर है बख्श, तैयारी करवाओ। वक्त आ गया है स्वीट हार्ट के आपको मुलाकात का शर्फ बख्शा जाए, अरमान ने ग्लास विंडो के पास खड़े हुए कहा। ग्लास विंडो से फोल्डर हटाते ही रोशनी अरमान के मुंह पर क्षण से पड़ी, जिसके चेहरे पर अगले लाए अमल को सोचते हुए अजीब सी मुस्कुराहट बिखर गई। सानिया और अरीबा लेक्चर फ्री होने की वजह से यूनिवर्सिटी के घरों में बैठी अलीशा और अरमान के रिश्ता तय हो जाने की खबर पर तबसरा कर रही थी और साथ साथ समोसे के मजे उड़ा रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि अरमान भाई मान जाएंगे अलीशा के साथ शादी करने पर? सानिया ने अरीबा से दराज किया। कभी भी नहीं। अरमान भाई अपनी डॉल के लिए सारी जिंदगी कुंवारे रह सकते हैं, मगर अलीशा से शादी नहीं कर सकते। अरीबा ने दानिशों की तरह सर धरते हुए कहा। वो समोसे का बड़ा सा लुकमा मुंह में डाल था। सानिया भी इसकी बात से 100% इत्तेफाक करती थी। वो दोनों अपनी बातों में मगन थे जब अरहम बडावों की तरह छलांग लगाकर उनके बीच बैठा। दोनों का दिल उछलकर हलक में आ गया, जबकि अरीबा का समोसा पेट से निकलकर हलक में फंस गया। अरीबा को जोर से अचकू लगा। अरहम का हंस हंस का बुरा हाल था। वो दोनों लड़कियों ने उसे करे तेवरों से गुड़ा। क्या मैंने क्या किया है? अरहम ने मासूम बनते हुए कहा। क्या किया? बेहुदा इंसान, अगर हमारी जान निकल जाती तो? तुम लोगों की जान इतनी आसानी से निकल जाती है? अरहम ने मजा लेते हुए कहा। चलो फिर मैं तुम लोगों के पास पटाखा चला दिया करूंगा ताकि तुम लोग अल्लाह को जल्दी प्यारी हो जाओ। अरहम ने नया शोशा छोड़ा। क्या बातें हो रही हैं, मुझे तो बताओ।
अरहम ने अरीबा का समोसा उचकते हुए कहा। वो तीनों बातों में मसरूफ थे जब उनके सामने एक लड़की बेहोश होने लगी थी। सानिया ने फटाफट उठकर उसको सहारा दिया। वो दोनों भी उठकर उसके पास आए। जी हम ठीक है, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया है, थैंक्स, हम चलते हैं। उससे पहले कि वो चलती उसे फिर से एक जोर का चक्कर आया। उससे पहले कि वो गिरती अरीबा और सानिया ने मिलकर उसे संभाला। हमें इन्हें क्लिनिक लेकर जाना चाहिए, अरहम ने मशवरा दिया। अरीबा और सानिया ने अरहम की बात से इत्तेफाक किया और उस लड़की को लेते हुए अरहम के तलकीद में क्लिनिक की तरफ चल दिए। एनी फ्रेश सी गीले बालों में कैचे लगाए सीने उतरती हुई नीचे आई। नीचे अफरा तफरी अपने अरूज पर थी और साथ साथ जरीना बेगम की दहाइयां भी। चक्कर क्या है? एनी ने अली से इशारों अशार में पूछा। अली ने इशारे से रेड जोन का बताया। एनी सांस भरते हुए आगे आई और जीना बीबी के गले लगते हुए बोली, क्या हुआ हमारी जोहरा जमीन, आज किसके सितारे गर्दिश में है? लड़की, ये कोई टाइम है उठने का? जरीना बी ने उसे आड़े हाथों लिया। सॉरी नानो, वो हम रात को लेट सोए थे ना, तो इसलिए आंख देर से खुली। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जरीना बीबी ने फोन से उसका मुंह हाथों में के प्यालों में बढ़ते हुए पूछा। जब उन्हें उसके तेज बुहार का एहसास हुआ और आंखें भी सूजी हुई थी। इतना तेज बुहार, गजब खुदा का, आंखें भी सूजी हुई हैं, क्या तुम रोई थी रात को? जरीना बेगम ने तशवीशी लहजे में पूछा। और इधर तुम्हारे बाबा जान भी कमरे से नहीं निकल रहे थे। बिस्तर पर पड़े हुए जरीना बीबी ने क्रीम सब की तरफ इशारा करते हुए कहा। जरीना बीबी के बाबा सभी एनी की तरफ मतवज्जो हुए। बेटा क्या हुआ है, तुम ठीक तो ना? सभी परेशान हो उठे। इस छोटी सी चिड़िया में ही सबकी जान बसी थी। इसके तेज बहाव पर सब तड़प उठे। इतनी मोहब्बतों पर एनी की आंखें नम हुई। वो अपने ओहद का पोहता किया। नहीं, हाँ बड़ी ढीर जान है, हमें कुछ नहीं होता। एनी ने हवा में बात उड़ाते हुए कहा। ऐसे नहीं कहते बेटा, उसके मामू ने फोन उसे टोका। बाबा जान बाहर क्यों नहीं आए? एनी ने उनकी बात टालते हुए करीम साहब के बाबत दरियाफ्त किया। पता नहीं, सुबह से कमरे में दुबके बैठे हुए हैं, नाश्ता भी नहीं कह रहे हैं कि बस हमें अकेला छोड़ दिया जाए। सब बारी बारी जाकर हो आए हैं, मगर उनकी ना हाँ में ना बदले। जरीना बेगम जो आगे ही बड़ी बैठी हुई थी, एनी की बात सुनकर बोले, हम जाकर देखते हैं। एनी ने उठते हुए कहा। बेटा पहले कुछ खा लो। जरीना भी उसकी सेहत की फिक्र हुई। नहीं, हम अपने मिस्टर हैंडसम के साथ ही खाएंगे। एनी उन्हें मना करते हुए करीम साहब के कमरे की तरफ चल दी। एनी ने करीम साहब के दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक। आज मैं कितनी दफा तुम लोगों से कहूँ कि मुझे तनहा छोड़ दो, मुझे खाना नहीं खाना अभी। करीम साहब ने झंझलाते हुए पूछ बोले, इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी के पहले दिन ही हमें भूखा जाना पड़ेगा? एनी ने रूहान से लहजे में कहा। एनी तुम? करीम साहब ने एनी की आवाज सुनकर ठटके। क्या हम अंदर आ जाएं? एनी ने दरवाजे से अंदर झांकते हुए करीम साहब से आने की इजाजत मांगी। तुम्हें हमारे कमरे में आने के लिए कब से इजाजत की जरूरत पड़ गई है? उनके अजनबी लहजे पर एनी की आंखें लबलब पानियों से बढ़ गई। एनी ने आंखें झपक कर अपने आंसू को अंदर उतारने की कोशिश की, मगर नाकाम ठहरी। बाबा जान, क्या आप हमसे नाराज हैं? अगर आप नाराज हैं तो हमें सजा दें, मगर यूं बेरुही ना मारे। एनी ने करीम साहब के पैरों के पास बैठते हुए कहा। करीम साहब ने एनी के भीगे लहजे पर तरफ कर रह गए तो वो फटाफट उठकर उसके आंसू साफ किए। करीम साहब को आज इदराक हुआ था कि वो तो एनी के साथी से बात भी नहीं कर सकते थे। बस एनी के दो आंसू की मार थी उनके साथी। मेरे बच्चे, मेरी बात तो गौर से सुनो। इन कीमती मोतियों को कभी किसी ना कदरे शख्स के आगे ना बेमोल करना। ये उसके लिए समा कर रखो जिसकी कदर कर सके। बाबा जान, अब हमसे हवा तो नहीं है ना? अब एनी ने दिल में होप लिए पूछा। नहीं मेरे बच्चे, नहीं, मैं आपसे हफा नहीं हूँ। बस इस बात का दुख है कि आपने मुझसे अपने दिल की बात नहीं कही। अगर कह ई होती तो मैं हादी को कहीं और देखने भी न देता। करीम साहब ने अफसुदा लहजे में कहा। बाबा जान, क्या आप सच में मेरे लिए ऐसा करते? एन ने हंसते भरे लहजे में पूछा। क्या कुछ ना था उसके लहजे में? जी मेरा बच्चा, मैं ऐसा ही करता। कोई शक? करीम साहब ने शफीक लहजे में बोले। एनी ने आंखों में दुनिया जहाँ का प्यार लिए इस बुजुर्ग शख्स को देखा था। क्या था ये शख्स जो उसकी हर बात बिन कहे जान जाता था, उसका हर कहा फर्ज की तरह मानता था? क्या इस शख्स से बढ़कर कोई उसे चाह सकता था? यकीनन कोई भी नहीं। एनी अगर शख्स के सदके पूरी जिंदगी गुजार देती तो उसे कोई दुख नहीं था। अगर ये शख्स उसे जान भी मांग लेता तो उसे खुशी खुशी दे देती। मगर अब जब मैंने कल हादी का रवैया तुम्हारे साथ देखा तो एहसास हुआ कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। बीच चौराहे पर बेइज्जत करने वाले लोग भी कभी इज्जत के मुहाफिज होते हैं? नहीं। मैं पूरी रात इस बारे में सोचता रहा, उस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम इससे कई गुना ज्यादा अच्छा हम सरफर डिजर्व करती हो। मैं हादी को तुम्हारे लायक नहीं समझता। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे लिए इससे भी बढ़कर अच्छा लड़का ढूंढूंगा जो तुम्हारी इज्जत करेगा, हिफाजत करेगा, तुम्हारा हर कहा अपनी आंखों पर रखे। करीम साहब ने एनी को देते हुए अचानक चौंके। क्या तुम्हें मेरे फैसले से कोई एतराज है? करीम साहब ने उम्मीद लिए लहजे में पूछा। उस शख्स के लिए तो अपनी जान देने से भी गुरेज ना करती? ये तो फिर एक बात है। योर विश इज माई कमांड सर। एनी ने सलूट मारते हुए शोह लहजे में कहा। वो अलग बात है कि दिल अंदर बात पर चलाया था, कुड़लाया था। करीम साहब ने उसकी बात सुनकर हंस पड़े और फाटिया लहजे में उसे देखा।
اب ہم ناشتے کے لیے چلے، میرے پیٹ میں چوہے دو رہے ہیں۔ اینی انہیں لیے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف چل دے۔ ناشتہ کر کے اینی ہانیہ اور مشال کے ساتھ یونیورسٹی کے پہلے دن کے لیے نکل پڑی تھی۔ ہانیہ اور مشال بی ایس انگلش کے 3rd سیمسٹر میں تھی، جبکہ اینی 7th سیمسٹر میں تھی۔ اینی جب پر یونیورسٹی پہنچی تو ہر جگہ کو دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ یہ یونیورسٹی باہر کی یونیورسٹی جتنی بڑی تو نہیں تھی، لیکن بہت خوبصورت تھی۔ ہر جگہ رنگوں کا سیلاب امڑایا تھا، کہیں 4 کپل بیٹھے ہوئے تھے تو کہیں دوستوں کے جمٹ اکٹھے مذاق کر رہے تھے۔ اینی کو لگا کہ یونیورسٹی اس کے دکھ کو بالکل تو نہیں، لیکن کچھ حد تک کم ضرور کر دے گی۔ ثانیہ اور مشال اپنی کلاس لینے چلے گئے، جبکہ اینی گم کر پھر یونیورسٹی دیکھنے لگی تھی، جب اس کی نظر ایک دلچسپ جوڑے پر ٹکی۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ کتنی لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر؟ وہ لڑکا اترا کر بولا۔ ہاں، جب تم ایک ہفتہ نہیں نہاؤ گے تو وہ بو سن کر مر ہی جائیں گے نا، لڑکی نے پھاڑ والے انداز میں کہا۔ تم تو جلتی ہو مجھ سے جل ککڑی، لڑکے نے جلے انداز میں کہا۔ اینی کو یہ کیوٹ کپل بہت ہی اچھا لگا، اسے ان کی نوک جوک سن کر بہت ہی مزہ آیا، مگر اس کا دھیان آنے والی کار پر اٹکا۔ جب وہ کار سن کر فارغ ہوئی تو وہ کپل سے جا جھکا تھا، اس نے سر جھٹکا اور کہیں چلی گئی۔ یونیورسٹی سے 20 منٹ کے فاصلے پر ایک گھنا جنگل تھا، جو گھنے اور تناور درختوں سے بنا گھرا ہوا تھا۔ ہر جگہ ہو کا عالم تھا، کہیں دور سے کہیں جانوروں کی خوفناک سی آوازیں آ رہی تھی۔ ایسے میں اچانک گھنے جنگل میں کسی کے چلنے کی اور ساتھ کچھ گھسیٹنے کی چاپ پیدا ہوئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا جنگل کے سیدھ میں چلتا ہوا جا رہا تھا۔ جب وہ ایک مقام کے سامنے رک گیا، اس کے سامنے 4 تناور درختوں پر ایک بڑا سا لیکن ہستا سا ٹری ہاؤس برجمان تھا۔ اس ٹری ہاؤس کی چھت تکونی تھی۔ پہلے سے نقاب پوش نے چکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھا، پھر ہاکی دھکیلتے ہوئے ٹری ہاؤس کی سیڑھیوں تک پہنچا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے لمحے کو بیل کی طرف دیکھا، پھر انہیں دروازے کے پاس ایک ہاتھ کے سائز کی رنگ بیل کا زنگ آلودہ بورڈ لگا تھا۔ چند پل بیل کو دیکھنے کے بعد اس نے زنگ آلود بیل بورڈ کا ڈھکن کھولا اور اس پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہاتھ رکھتے ہی زنگ آلود دروازہ، جو کہ بظاہر دیکھنے میں تو لکڑی کا تھا لیکن اصل میں لوہے کا گیٹ تھا، اس کے ہاتھ رکھتے ہی ایک طرف کو سرک گیا۔ اس نقاب پوش کے اندر داخل ہوتے ہوئے ایک مکین کی آواز اس کا استقبال کیا۔ ویلکم ایور ڈیڈ، تھینکس لور، اس کی سرد آواز گونجی۔ یہ ٹری ہاؤس بیٹھے دیکھنے میں جتنا ہنستا حال تھا، اندر سے اتنا ہی ویل فرنشڈ اور الیکٹرانک چیزوں سے اراتا تھا۔ یہاں ہر قسم کی سہولت میسر تھی۔ وہ نقاب پوش آسا چلتا ہوا کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا اور باہر کا نظارہ کرنے لگا۔ دھند نے تمام تناور درختوں کو گھیر ہوا تھا، ایک ہو کا عالم تھا۔ اس جگہ کو دیکھتے ہوئے خوف آتا تھا، مگر وہ ایسے کھڑا تھا جیسے برسوں سے یہاں آنے کی عادت ہو۔ اس کی آواز اتنی سرد تھی، اسے دگنی اس کی آنکھیں چمکدار تھی، جیسے کچھ پا لینے کا جنون ہو۔ دفتر اس کا فون چنگاڑا، اسے فون کو کوفہ سے دیکھا اور ایک گہری سوچ میں تھا، اس لیے اسے یہ مداحت پسند نہیں آتی۔ وہ دھیمی چال چلتا ہوا میز کے قریب گیا، فون پر کالر کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ کالر کا نام دیکھ کر ٹھٹکا اور فون اٹینڈ کیا۔ ایولڈر، سامنے والے نے تصدیق چاہی، کام کی بات پر آؤ۔ اس کے اکھڑے لہجے سے سامنے والے کو اس کے ایولڈر ہونے کا یقین ہوا۔ سامنے والے نے سانس بھرتے ہوئے اسے کام سے آگاہ کیا۔ وقت؟ ایولڈر نے پوچھا۔ 16 تاریخ، یعنی کام آج ہو جانا چاہیے۔ کام ہو گیا سمجھو، بس کیمرے ہیک کر دینا۔ یہ کہتے اسے ٹھک سے فون رکھ دیا۔ اب اس کی آنکھوں میں شکار کو پا لینے کی چمک تھی۔ کام سے فارغ ہو کر اینی گراؤنڈ میں ٹہلنے لگی۔ جب سے زوردار چکر آیا تھا، اسے پہلے کہ وہ گرتی، سامنے وہ لڑکی نے اس کو تھام لیا تھا۔ تھینک یو، اب ہم ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں۔ اینیا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلی تھی، اسے زور کا چکر آیا۔ اسے پہلے کہ وہ گرتی، سامنے وہ لڑکی اور اس کے ساتھی نے اسے گرنے سے بچایا اور اسے کلینک لے گئے۔ ٹریٹمنٹ کے بعد اینی کافی بہتر ہو گئی تھی۔ آپ کو کوئی ڈپریشن ہے؟ سامنے والی لڑکی نے دریافت کیا۔ نہیں، ہم بالکل ٹھیک ہے۔ اینی کو سامنے والی لڑکی بہت ہی کیوٹ لگی تھی، اس نے اس کے گال کھینچتے ہوئے جواب دیا۔ اپنی تعریف پر وہ لڑکی شروع ہوئی۔ تم لوگوں نے اپنا نام نہیں بتایا، اینی نے دریافت کیا۔ میں ثانیہ ہوں اور یہ اریبہ۔ ثانیہ نے اپنا اور اریبہ کا تعارف کروایا۔ ان تینوں کی دوستی بہت جلدی ہو گئی تھی۔ انہیں اینی کو یونی کے گیٹ کے سامنے اتارا۔ اگر آپ کہتی ہیں تو ہم آپ کو گھر ڈراپ کر دیتے ہیں۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے کزن کے ساتھ آئے تھے، ان کے ساتھ ہی جائیں گے۔ اینی نے سہولت سے انکار کیا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ ہانیہ لگو کا انتظار کریں یا چلی جائے، کیونکہ اس کی طبیعت ابھی بھی خراب تھی، جب کسی نے اسے پیچھے سے دبوچا، اس کے ناک پر کلوروفارم بڑا ہوا رومال رکھ دیا۔ اسے پہلے کہ اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوبتا، اسے ایک سرگوشی نما آواز سنائی دی۔ سو جاؤ سلیپنگ بیوٹی۔